Hey everyone, this is your literature mentor, and this video I am going to discuss the Renaissance. The Renaissance was a major cultural, intellectual, and artistic moment in Europe that marked the transition from the Middle Ages to the modern world. The word Renaissance comes from a French term meaning rebirth. It refers to the revival of interest in the classical and ancient Greece and Rome knowledge. सो रेनेसेंस जो है वो इंतहाई अहम कल्चर इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिक मूवमेंट था यूरोप में। और यहाँ पे जो है ये लोग जो है फिर से इंटरेस्ट लेने लगे और पढ़ने लगे क्लासिकल ग्रीस और रोम के जो मास्टर पीसीस थे, उसके जो बुक्स थे, उसके जो वर्क्स थे, उसको फिर से पढ़ने लगे और उससे आइडियाज़ और स्टाइल उसका फॉलो करने लगे। सो टाइम पीरियड क्या है? इट मेनली स्टार्टेड अराउंड 14th century and ended up 17th century. So क्या है कि टाइम पीरियड है। इसके अलावा इसको फेजेस में तकसीम किया है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। एक ये है जब रेनेसेंस जो है वो उसका बर्थ हुआ था, वो जब सांस ले रहा था जैसे बिल्कुल इनिशियल स्टेज में। उसके बाद जो है वो हाई रेनेसेंस है जब पीक पे पहुंचता है, और उसके बाद जो है वो लेट रेनेसेंस है जिसको मैनरिज्म भी कहते हैं। उसके बाद जब रेनेसेंस जो है वो डिक्लाइन हो रहा था। सो 3 स्टेजेस है। 1300 टू 1450 जो है वो अर्ली रेनेसेंस है, जैसे कि जिसमें जो ह्यूमन था, जो स्क्वेयर था वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, जैसे कि मैनचेस्टर में डिस्कस किया था। इसके बाद हाई रेनेसेंस है जो बिल्कुल पिक पे था, और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल और फेमस राइटर जो है बोर्न हुए थे, जैसे कि शेक्सपियर जो है। अच्छा, उसके बाद जो है लेट रेनेसेंस है। सो ये जो था ये डिक्लाइन जब हो रहा था, जब इतना पिक पे नहीं था। देखो हर एक पीरियड का या हर एक सिविलाइजेशन या एक पिक होता है, एक बिगिनिंग होती है, फिर पिक होता है, और उसके बाद जो है फिर उसकी डॉन शुरू हो जाती है। तो इस तरह ये जो है ये भी लास्ट में जो रेनेसेंस था उसे हमें लेट रेनेसेंस, या जितने भी वर्ड्स थे उसको लेट रेनेसेंस वर्ड्स के नाम से हम याद करते हैं। सो इट बिगेन इन फ्लोरेंस, Italy, and it is spread across Europe including England. So पहले रेनेसेंस कहाँ पे था? इटली में इसने बर्थ ली थी रेनेसेंस, या इटली में ये जो है ये स्टार्ट हुआ था ये मूवमेंट, और उसके बाद फिर कर यूरोप भी आ गया था। अब नाउ रेनेसेंस इन इंग्लैंड। द रेनेसेंस रीच इंग्लैंड लेटर and led to the Elizabethan age. It named after Elizabeth I. अच्छा, तो क्या है कि रेनेसेंस जो है, रेनेसेंस इज आल्सो नाउन एज जैकोबियन एज, जैकोबियन एरा एंड एलिजाबेथन एज। और एलिजाबेथन एज इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो रूलर थी वो एलिजाबेथ नाम था उसका। चल लिटरेचर फॉरेस्ट राइटर्स लाइक विलियम शेक्सपियर, इस तरह जो मिल्टन है, तो सारी जो लिटरेचर जो थे मोस्ट प्रोडक्टिव पीरियड जो था वो था रेनेसेंस। उसमें लिटरेचर जो थे उसने काफ़ी तरक्की की थी। दिस पीरियड इज़ नॉन एज द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, क्योंकि इस पीरियड में बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल, फेमस और प्रोडक्टिव राइटर्स पैदा हुए थे, जिस तरह के वी हैव द लिविंग एग्जाम्पल शेक्सपियर। इतने साल गुजरने के बाद भी आज तक हम उसके वर्ड्स को आइडियलाइज करते हैं और पढ़ते हैं और पसंद करते हैं। सो दिस पीरियड इज़ आल्सो नॉन एज, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि इसको जो कैबियन एरा भी कहते हैं और एलिजाबेथन एज भी। सो इफ़ यू गॉट एनी एमसीक्यूज और if anyone asks you question, discuss Jacobean age or discuss Elizabethan age, so you can simply discuss the Renaissance, because Renaissance is the Jacobean age and this is the Elizabethan age. So क्या था कि Renaissance जो है, Renaissance जो है इटली में स्टार्ट हुआ था, फ्लोरेंस में। उसके बाद जो है वो इंग्लैंड में आ गया था। अच्छा, तो ये Renaissance जो है इसको स्टार्ट किसने किया था इंग्लैंड में? It was started by the King Henry and Thomas Cromwell. सो किंग हेनरी 8 जो है और थॉमस क्रॉमवेल जो है, उन्होंने 16th सेंचुरी में इसकी बुनियाद रखे। किंग हेनरी ब्रेक फ्रॉम द कैथोलिक चर्च एंड ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय ह्यूमनिस्ट थिंकर्स लाइक थॉमस मोर। सो ये जो थे इसकी बुनियाद पर ये जो है इंग्लैंड में भी यही रेनेसेंस आया। और अगर हम राइटर्स की बात करें, देन विलियम कैक्सटन एंड उसके बाद जो है जॉन स्केल्टन, दे प्लेड ए बिग रोल इन द रेनेसेंस इन इंग्लैंड।
So that started at the beginning of Renaissance in England is attributed mainly to the King Henry VIII and Thomas Cromwell, as well as William Shakespeare and John Skelton. उसके बाद हमारे पास जो है वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसमें डिक्लाइन ऑफ द मिडिवल सिस्टम है. सो हमने मिडिवल सिस्टम में डिस्कस किया था. वी हैव डिस्कस दैट सोसाइटी वाज डोमिनेटेड बाय द चर्च and the church was corrupted. People are focused on religion and the afterlife. Mainly things were in literature. The themes were of religion and wars, etc. इसके अलावा ब्लैक डेथ reduce the population and change social structures. So क्या था कि बैकग्राउंड में कुछ यूँ है कि ब्लैक डेथ भी वहाँ पर उस टाइम था जिसने बहुत सारे अमात हुए, और इसके अलावा फ्यूडलिज्म जो है उसकी भी डिक्लाइन शुरू हुई. और ये क्यों था? पहले ब्लैक डेथ आ गया कि जो नेचुरल वबा थी और उन्होंने तकरीबन यूरोप को जो है वो ख़त्म कर दिया था. सो बहुत सारे पीजेंट्स मर गए. जब चीज़ कम होती है तो उसकी डिमांड जो है वो ज़्यादा होती है और उसकी वैल्यू या प्राइसेस जो है वो बढ़ जाती है. जिस तरह के अभी तेल जो थे वो उसकी प्राइसेस बढ़ गई थी. अच्छा, तो इस तरह ब्लैक डेथ ने भी बहुत सारी अमात की और प्रेजेंस की वैल्यू बढ़ गई. एंड दे डिमांडेड वेजेस, क्या थे? हाई वेजेस. उसके अलावा कॉमन पीपल स्टार्टेड गेटिंग एजुकेशन. व्हेन दे गॉट एजुकेटेड दे न्यू देयर राइट्स एंड दे डिमांडेड देयर राइट्स. सो फ्यूडलिज्म जो है उसकी डिक्लाइन शुरू हुई बिकॉज पीपल क्वेश्चन द ट्रेडिशनल बिलीव्स. So this created a need for new thinking and learning, and this started the Renaissance in the England. So क्या था? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में पहले जो है वो ब्लैक डेथ थी, जो एक वो बात थी उसमें सारे गिरोह को निकल लिया था तकरीबन. सो उसने बहुत सारे पॉपुलेशन को रिड्यूस किया, और उसके अलावा हमारे पास फ्यूडलिज्म जो है उसकी डिक्लाइन शुरू हुई बिकॉज कॉमन पीपल गॉट एजुकेटेड. They questioned their beliefs and thinking of the medieval ages. So ये सारे जो है जिस तरह हमने चौसर के कैंटरबरी टेल्स में पढ़ा था, where the yeoman and screw represents the transition between medieval age and the modern age. इसके अलावा क्लर्क जो है वो एजुकेशन हासिल कर रहा है. That represented the common people of that era. अच्छा, दूसरी बात जो है, ये दूसरा पॉइंट जो है वो है डिस्कवरी ऑफ क्लासिकल नॉलेज. स्कॉलर्स rediscover ancient Greek and Roman texts. Philosophy, science, literature, and art were reviewed. Its emphasis shifted toward human potential and achievement, and this movement is also called humanism. So क्या था कि जितने भी स्कॉलर्स थे उन्होंने ग्रीक और रोमन जितने वर्क्स थे उसको स्टडी किया, उसको स्टडी करने लगे, और साइंस में इंटरेस्ट करने लगे, फिलोसफी में इंटरेस्ट लेने लगे, लिटरेचर में और आर्ट में. सो सारा एम्फोसिस जो था वो रिलीजन से ह्यूमन पोटेंशियल और अचीवमेंट्स पर गया. इसलिए दिस मूवमेंट इज आल्सो नोन एज ह्यूमनिज्म. नंबर 3 इज रोल ऑफ वेल्थी पेट्रन्स. So, rich families supported artists and scholars. जैसे कि we have the famous Medici family that funded many artists. Their support allowed art and education to flourish. उस वक्त के जो जितने अमीर लोग थे, so they were interested in literature and art, and they funded to flourish the literature and art of that age. दूसरा जो था fourth, fall of Constantinople. So the fall of Constantinople led scholars to move to Europe. They brought valuable manuscripts and knowledge. This helped spread classical learning. So Constantinople क्या है कि ये जो है ये it is the capital of the Byzantine Empire, जिसको Eastern Roman Empire जो है उसका capital था. And it fell to the Ottomans in 1453. तुर्कों ने इस पर कब्जा किया, और जब यूरोप के लोगों ने देखा कि मुसलमान कितने तरक्की कर रहे हैं,
क्योंकि उस पर मुस्लिम सिविलाइजेशन जो थी वो पिक पर थे। सो जब यूरोप के लोगों ने यही देखा कि मुसलमान कितनी तरक्की कर रहे हैं, देन दे स्टार्टेड देयर, और उसने कहा कि दे आर टेकिंग इंटरेस्ट इन आर्ट, लिटरेचर एक्सेप्ट एक्सेप्ट, सो दे रिपीट द सेम, और उन्होंने भी इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेना शुरू किया। अच्छा, उसके बाद जो है वो इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस, द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन। अच्छा, तो इसको जोहान्स जो है उसने इन्वेंट किया था, एंड because of this books become cheaper and widely available. Knowledge spread rapidly among people. जब प्रिंटिंग प्रेस जो है उसकी इन्वेंशन हुई, जोहान्स ने उसको इन्वेंट किया, तो क्या था कि बुक्स जो है वो आसानी से प्रिंट होने लगे, और इस तरह नॉलेज जो है वो पूरे यूरोप में और इंग्लैंड में फैल गया। क्योंकि हाथ पे लिखाई जो है वो बहुत मुश्किल होती है, और प्रिंटिंग जो है वो कुछ ही मिनटों में आपको सारा चीज़ जो है, बुक जो है, वर्क जो है वो प्रिंट करके दे देता है। अच्छा, देन वी हैव फीचर्स ऑफ द रेनेसांस। We have studied the historical background. Now, features of the Renaissance. The Renaissance had several important features that made it different from the Middle Ages. These features show how people's thinking, art, and lifestyle changed with the Renaissance. So, the first one is humanism. Like I have discussed before, that their thinking shift from religion and the themes of religion to the human potential and abilities. So humanism जो है, it's also one of the most important feature, and they focus on human beings, their abilities and achievements. People studied subjects like literature, history and philosophy. So ये क्या था? Basically, if I describe it in one sentence, so shift from God-centered life to human-centered life. क्योंकि पहले मेडिवल एजेस में हमने बार बार पढ़ा है कि तीन जो थे रिलीजन थे और रिलीजियस थे, और पीपल जो थे वो रिलीजन और उसके आफ्टर लाइफ में इंटरेस्ट ले रहे थे, और ये सारे तीन जो है उसके लिटरेचर में भी लिटरेचर को भी इन्फ्लुएंस कर रहे थे। लेकिन जब रेनेसांस शुरू हुआ तो क्या था कि उसकी थिंकिंग जो है वो चेंज हो गई। दे स्टडीड फिलोसफी, आर्ट एंड लिटरेचर। Number second is revival of classical learning. Rediscovery of Greek and Roman knowledge inspired by ancient writers and philosophers. People followed ideas from classical civilizations again. So क्या था कि लोगों जो है वो फिर से जो है, ये राइटर्स जो है, आर्टिस्ट जो है, वो फिर से रोमन और ग्रीक नॉलेज को स्टडी कर रहे थे, उसको पढ़ रहे थे, उसको आइडियलाइज कर रहे थे, उससे इंस्पायर्ड थे। किससे? एंशियंट ग्रीक एंड रोमन राइटिंग एंड आर्ट से, एंड दे फॉलोड देयर आइडियाज। उसके बाद हमारे पास जो है वो डेवलपमेंट ऑफ आर्ट है, रियलिज्म। आर्ट बिकेम मोर रियलिस्टिक एंड नेचुरल। जैसे कि वी हैव स्टडीड द चौसर, वो बिल्कुल अर्ली रेनेसांस में आता है। सो चौसर जो है उस लेट जो है मेडिवल एजेस में आता है, बिल्कुल लास्ट के मेडिवल एजेस में, और स्टार्ट के रेनेसांस अर्ली, बिल्कुल अर्ली रेनेसांस में आता है इस तरह। सो रियलिज्म जो है दे स्टार्टेड portraying realistic and natural characters. They show human emotions, body, structure and nature. जैसे we have the famous artists Leonardo da Vinci and Michelangelo. So ये सारे जो थे, ये दोनों, या इसके अलावा बहुत सारे थे हमारे पास। तो ये जो है ये नेचुरलिस्टिक एंड रियलिस्टिक पोर्ट्रे कर रहे थे, उसके हर एक बिहेवियर को, हर एक चीज़ को नोट कर रहे थे, और उसको अपने वर्क में पोर्ट्रे कर रहे थे, उसमें प्रिंट कर रहे थे। अच्छा, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर लुक्ड लाइफ लाइक। सो पेंटिंग्स और स्कल्पचर जो है वो भी लाइफ लाइक, यानी आर्ट, सारी चीज़ में आर्ट, सिर्फ लिटरेचर नहीं है, आर्ट है मैनी फॉर्म्स। सो साल तकरीबन हर एक आर्ट में जो है वो तरक्की हुई रेनेसांस की वजह से, और इसके पेंटिंग जो थे एंड स्कल्पचर्स जो थे, दे लुक्ड लाइफ लाइक।
Then we have scientific thinking. People started using observation and experiments. All beliefs were questioned, and it was the beginning of modern science. तो ये थे उसके बाद इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, जिसको हमने बैकग्राउंड में भी पढ़ा था, बिकॉज इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट. अच्छा, it was invented by Johannes. Books become cheaper and widely available, and knowledge spread quickly among the people. Then we have spirit of exploration. Europeans explored new lands and sea routes. Trade and culture exchange increased, and expansion of the known world. So क्या था, जिस तरह के मैंने कहा कि जब byzantine के फाल हुए तो मुसलमानों जो है वो उसको उसकी एम्पायर जो है, इसकी सिविलाइजेशन जो है वो पिक पाते, तो उन्होंने मुसलमानों के आघात देखे, उसके हसलात देखे, वो क्या क्या कर रहे हैं, और उन चीज़ों को खुद अपनाया. एंड they increased their trade and culture exchange, and they took interest in science and arts and literature. उसके बाद rise of individualism. People believed in their own talent and success, and importance of personal achievement increased. So क्या था कि लोग जो है, they realized that they have talent, they have an ability to do something. So ये इंतहाई important feature है rise of individualism. इसके अलावा patronage of art and learning. Rich families supported artists and scholars. Example, Medici family. They helped grow art and education. So ये जो फैमिली जो है ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है, और वो जो है वो फंड करती थी किसको, आर्टिस्ट को फंड करती थी, ताकि लिटरेचर जो है या एनी टाइप ऑफ आर्ट उसको उसकी ग्रोथ कर सके, उसको फ्लोरिश कर सके. Then we have again another feature. So उसकी एग्जाम्पल जो है हमारे पास क्वीन एलिजाबेथ है, that she supported Shakespeare's theatre. So इस तरह रिच फैमिली. अच्छा, पेट्रोनेज का क्या मतलब है? Patronage refers to the support or sponsorship given by a patron, often a wealthy or influential person, to the artists, writers or other creative persons. So ये जो है, और उसके एग्जाम्पल जो है, that is Queen Elizabeth. She supported Shakespeare's theatre and the Vicini family. अच्छा, तो ये दोनों जो है ये बहुत ही सपोर्टेड थे. उसके अलावा एक क्वीन एलिजाबेथ एज में लिटरेचर इसलिए भी फ्लोरिश किया था कि क्वीन एलिजाबेथ वाज इंटरेस्टेड इन आर्ट एंड लिटरेचर एंड शी वाज वेरी सपोर्टिव. So growth of vernacular literature. क्या था कि writers started writing in local language instead of Latin. Literature became accessible to common people. So paying the meaning of vernacular, what does it mean? It means the everyday language spoken by people in a particular region or country. So क्या था कि उस टाइम के राइटर्स जो के उन्होंने उसी लैंग्वेज में लिखना शुरू किया जो उसकी कॉमन लैंग्वेज थी, जो वो अपने रीजन में बोला करते थे. जैसे कि we have the example of Chaucer, we have the example of William Shakespeare. So at that time, because of this, the literature became accessible to common people because it was understandable by them. It was in their own language, in the language of the common people. अच्छा, उसके बाद जो है वो सेकुलरिज्म है. Less focus on religion and more attention to worldly life, politics and society. So this is the change. पहले जो था वो रिलीजन सब कुछ था और सारा फोकस रिलीजन पे था. Now they focus on worldly life, politics and society. So ये जो था ये भी इंतहाई इम्पोर्टेंट फीचर है. अच्छा, सेकुलरिज्म का मतलब क्या है? It means separating religion from the state or public life. It's about keeping things neutral, focusing on worldly matters rather than religious ones. So these are the features. अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात, आप लोगों ने एक बैकग्राउंड भी सुना होगा उसके, जो मैंने पॉइंट बताए, और लिटरेचर ये फीचर्स भी. सो तकरीबन सारे फीचर्स जो है वो उसके लिटरेचर में जो है रिफ्लेक्स हो रहे हैं.
उसके बाद लिटरेचर ऑफ द रेनेसेंस है. द रेनेसेंस लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स द स्पिरिट ऑफ ह्यूमनिज्म, क्रिएटिविटी एंड आर्ट. सो ये सारे जो थे ये रेनेसेंस लिटरेचर के फीचर्स जो थे. उसके अलावा हमारे पास ह्यूमनिज्म है उसके फीचर्स में. सो सेंट्रल आइडिया ऑफ रेनेसेंस लिटरेचर इट वाज it emphasizes on human emotions, dignity, and potential. Writers explore love, ambition, jealousy, power, etc. So, पहला फीचर जो था वो ह्यूमनिज्म था. ह्यूमनिज्म में क्या था? I have discussed already. So, they emphasize on human emotions, human behaviors, human character, human personality, and human nature. And writers explored and they expressed and write themes about love, ambition, jealousy, power. So इस जितने भी ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके नेचर से रिलेटेड थीम्स थे वो डिस्कस करने लगे. फॉर एग्जाम्पल, Hamlet by William Shakespeare, one of the most important and famous play of that time. So it explores human psychology, doubt, and decision making. इसके अलावा हमारे पास ओथेलो है, मैकबेथ है. तो ये सारे जो है ये ह्यूमन वीकनेसेस को, ह्यूमन साइकी को, ह्यूमन डाउट को, उसकी डिसीजन मेकिंग पावर को, किस तरह ह्यूमन जो है वो कंफ्यूज होता है या किस तरह जो है बाहर के माहौल जो है वो ह्यूमन साइकी पे असर डालते हैं. तो ये सब जो है उसकी रियलिस्टिक पोर्ट्रे करते हैं. अच्छा, नेक्स्ट वी हैव रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग. As I have discussed earlier, that they were inspired by ancient Greek and Roman writers. So they used classical themes, myths, and styles. क्या था कि रोमन और ग्रीक राइटर्स से वो इंस्पायर थे, उसके स्टाइल को यूज़ करने लगे, उसके थीम्स को लिए, उस वहाँ पे मिथ्स को लिए. सो ये सारी चीज़ें जो है वो रेनेसेंस में राइटर्स या आर्टिस्ट जो है वो अपने वर्क्स में यूज़ करने लगे. Like we have a living example of Milton. मिल्टन जो है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसके जो पैराडाइज लॉस्ट है that is the living example of the use of classical themes, myths, and styles of the Greek. That shows the influence of classical epic like Homer. So पैराडाइज लॉस्ट जो है वो उसका इन्फ्लुएंस जो है वो क्लासिकल एपिक है, ह्यूमन नाम है, उस पे इन्फ्लुएंस है उसका. अच्छा, उसके बाद then we have use of vernacular language like I have discussed in the features of the Renaissance. So writers used common languages like English, Italian, French instead of Latin. Literature became accessible to ordinary people. So literature जो है वो ordinary people जो है उसके accessibility because they understand the works and arts produced by the writers and authors of that age because that were in the common language spoken by the common people are the ordinary ones. For example, we have Geoffrey Chaucer who wrote the Canterbury Tales in English. So Chaucer जो है इसलिए तो Chaucer को father of English literature भी कहते हैं कि जोसेफ जो है उसने क्या लिखा इंग्लिश में, जो है जो कॉमन लैंग्वेज थी उस टाइम मिडिल इंग्लिश में, उसने कैंटरबरी टेल्स को लिखा. इसके अलावा हमारे पास दूसरा राइटर जो है डेंटे. सो ही रोट द डिवाइन कॉमेडी इन इटालियन. अच्छा, नेक्स्ट वी हैव डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द लिटरेचर ऑफ द रेनेसांस. क्या था कि ड्रामा का डेवलपमेंट हुआ. ड्रामा बिकम्स वेरी पॉपुलर. लोग जो है वो ड्रामा को एंड इट शोड रियल लाइफ लाइक कैरेक्टर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड अच्छा वी हैव द लिविंग एग्जांपल ऑफ शेक्सपियर. शेक्सपियर के ड्रामा हमारे पास है. इसके अलावा मान लो कि हमारे पास ड्रामे जो है ये जो है ये हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा जो है दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर इन द लिटरेचर ऑफ रेनेसांस. कि ड्रामा जो है उसकी डेवलपमेंट हुई, राइटर्स जो है
आर्टिस्ट जो है जैसे कि शेक्सपियर या मार्लो है, उसने ह्यूमनिज्म को उसमें लाए। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स को जैसे कि वी हैव द हैमलेट and they brought new techniques into the drama. So, for example, Macbeth and Othello by William Shakespeare, Dr. Faster by Christopher Mann. Then we have individualism. So the focus was on individual identity, talent, and achievements. Characters were strong, unique, and independent. Like we have the example of Faustus in Dr. Faustus. He represents ambition and personal choice. So इससे हमारे पास एग्जाम्पल है फास्टस के डॉक्टर फास्टस जो है वो एक प्ले है मालू का उसमें एंड फास्टस रिप्रेजेंट्स द एम्बिशन ऑफ ह्यूमन एंड द पर्सनल चॉइस मेड बाय द ह्यूमन। उसकी पर्सनल चॉइस जो है उसके क्या असरात होते हैं, उसके क्या नताइज होते हैं। अच्छा, मैं डिस्कस नहीं करूँगी ज़्यादा इसकी समरी बिकॉज आई एम गोना डिस्कस इट इन माई नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैं सबको तरतीब से एक्सप्लेन करूँगी वन बाई वन बिकॉज ऑल आर इम्पोर्टेंट। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव सेकुलरिज्म, नॉन रिलीजियस थिंग्स, जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था। सेकुलरिज्म जो है वो रिलीजन को स्टेट से अलग करना है, इसको न्यूट्रल रखना है। So literature was not only about religion, but they also focused on politics, love, beauty, and daily life. So क्या था कि पॉलिटिक्स जो था वो भी डिस्कस करने लगे, लव को, खूबसूरती को, और डेली लाइफ जितने प्रॉब्लम्स थे उसको डिस्कस करने लगे। रिलीजन जो है उसको अलग रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव द प्रिंस बाय निकोलो। सो ये जो है ये एक हमारे पास वर्क है प्रिंस, द प्रिंस, और उसमें उसने क्या लिखा है, डिस्कस पॉलिटिक्स एंड सोशल लाइफ जितने एंड रिलीजन वाज कीप फार अवे फ्रॉम इट। तो उसमें क्या था कि द प्रिंस जो है वो निकोलो ने लिखा है और उसमें उसने पॉलिटिक्स को डिस्कस किया है और बाकी जितने भी डेली प्रॉब्लम्स हैं उसको डिस्कस किया है। अच्छा, तो ये सारे फीचर्स हैं। इसके अलावा हमारे पास है स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड एक्सप्लोरेशन। Writers question traditional beliefs like we have discussed in the features. So they question traditional beliefs, they encourage curiosity and critical thinking. Acha, for example, we have Dr. Faustus. The character of Faustus shows desire for knowledge and power. So ये डॉक्टर फास्टस की जितनी स्टोरी है हमारे पास, उसमें हमें ये राइटर्स बता रहे हैं या हमें ये थीम हासिल होता है दैट वी शुड सर्च फॉर नॉलेज। अच्छा, और दूसरी बात ये फास्टस जो है ही इज़ आल्सो ट्राइंग टू गेन पावर, और इसी में जो है उसको उसके नताइज जो होते हैं वो उसे फिर भुगतने पड़ते हैं। अच्छा, then we have new literary forms. So new literary forms like sonnets we will discuss in my next video, essays, tragedies and comedies. So ये जो है ये develop हुए निच, इसलिए तो इसको मोस्ट प्रोडक्टिव एज कहा जाता है इंग्लिश लिटरेचर का, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया सोनेट्स जो है, ऐसे जो है ट्रेजेडीज और कॉमेडीज, ड्रामास, ये सारे जो है ये इंतहाई डिवेलप हुए और पिक पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव सोनेट्स बाय विलियम शेक्सपियर एंड वी हैव एसेस बाय माइकल डे मॉन्टेग्स। सो ये सारे जो है ये लिटरेरी फॉर्म जो है ये डिवेलप हुआ है। अच्छा, मैं इसको डीपली एक्सप्लेन नहीं कर रही बिकॉज आई विल रिपीट टाइम एंड अगेन दैट आई एम गोना डिस्कस इट इन माय नेक्स्ट वीडियोस बिकॉज सोनेट्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट, essays are also important, tragedies and comedies are also important. So these are the features of the Renaissance, of the literature of the Renaissance. Then we have another feature, realism and imagination. So
They blend the real life characters with imaginary or fantasy such that they make a masterpieces. उन्होंने इस तरह इमेजिनेशन और रियल लाइफ कैरेक्टर्स को ब्लेंड किया है कि उसको मास्टरपीसेस बना है. फॉर एग्जांपल वी हैव हेमलेट. जो है हमें पता चलता है उससे कि गोस्ट भी उसने शो किया है. सो गोस्ट भी है उसमें और ह्यूमन लाइक कैरेक्टर्स या ह्यूमंस भी है. इसके अलावा हमारे पास मैकबेथ है. That shows both realism and imagination, like the three witches. उसके अलावा मैकबेथ जो है वो ह्यूमन है. सो हेमलेट ने क्या किया है? हेमलेट ने सुपरनेचुरल एलिमेंट्स को या इमेजिनेशन को और रियल लाइफ कैरेक्टर्स को ऐसे ब्लेंड किया है कि उससे मास्टर पीसेस बनाए हैं. फॉर एग्जाम्पल द मैकबेथ एंड हेमलेट. उसके अलावा पेट्रोनेज एंड लिटरेरी ग्रोथ. पेट्रोनेज को मैंने बार बार डिस्कस किया है कि ये जो है ये फर्म्स थे जो कि वेल्दी फैमिली जो थे वो आर्टिस्ट को देते थे फॉर द फ्लोरिशमेंट ऑफ आर्ट. और इस एज में लिटरेचर जो है वो काफ़ी ग्रोथ उसकी हुई थी. सो राइटर्स वर सपोर्टेड बाय किंग्स एंड वेल्दी फैमिलीज, जैसे कि एलिजबेथ ने उसे बाकायदा शेक्सपियर के थिएटर को फंड करते थे और वेल्दी फैमिलीज जो है वो भी उसको सपोर्ट करते थे. सो लिटरेचर वॉज फ्लोरिश ड्यू टू फाइनेंशियल सपोर्ट received from the government at you can say the kings and the wealthy families. For example, William Shakespeare received a royal patronage. So उसको royal patronage मिलता था. अब ये सारे हमारे पास जो है ये फीचर्स है लिटरेचर ऑफ रेनेसांस. एंड बार पर मैं रिपीट करूँगी that it is also called Elizabethan age and it's also called Jacobean era. क्योंकि ये जो है ये बहुत सारे लोग जो है इसमें कंफ्यूज होते हैं that if it's Renaissance, that what about Elizabethan age and what about Jacobean era. So आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो. ओके इसके बाद हमारे पास है वो है फेमस ऑथर्स ऑफ द रेनेसांस विद देयर वर्क्स. सो मैं ब्रीफली डिस्क्राइब करूँगी थोड़ा सा क्योंकि इसको बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे. ओके पहले जो है इटालियन ऑथर्स जो है इस एज में वो डेंट है, फ्रांसिस्को है. सो डेंट जो है उसका जो है फेमस वर्क जो है वो द डिवाइन कॉमेडी है. एंड इट वॉज अ स्पिरिचुअल जर्नी थ्रू हेल, परगेटरी एंड हेवन. उसके बाद दूसरा जो है वो फ्रांसिस्को पेट्रार्क है. उसमें फेमस वर्क जो है कांजोनियर, दैट वाज अ कलेक्शन ऑफ सोनेट्स and he was also called the father of humanism. This is the important कि उसको फादर ऑफ ह्यूमनिज्म कहते हैं. किसको? फ्रांसिस्को पेट्रार्क को. अच्छा उसके बाद गियोवेनी बोccaccio जो है हमारे पास है एंड हिज फेमस वर्क इज डेकेम्बरन that was stories about human life, love and society. So ये तीनों जो है ये जो है हमारे पास इटालियन राइटर्स हैं. इसके बाद जो हमारे पास है वो है निकोलो मेचियावल. ये जो है हिज फेमस ये भी इटालियन है एंड हिज फेमस वर्क इज द प्रिंस एंड इट इज़ अ गाइड ऑन पॉलिटिक्स एंड पावर. सो ये चार जो है ये इटालियन राइटर्स है. जिस तरह मैंने पहले डिस्कस किया था कि रेनेसांस जो है उसकी बर्थ कहाँ हुई थी, उसकी बर्थ जो है वो स्टार्ट कहाँ हुआ था, वो इटली में स्टार्ट हुआ था. इटली में फ्लोरेंस में. और वहाँ पे किन लोगों ने या किन राइटर्स ने स्टार्ट किया था. तो वह है डेंट है, फ्रांसिस्को है, गियोवेनी है और निकोलो है. अच्छा उसके बाद हमारे पास जो है वो है इंग्लिश ऑथर्स. इंग्लिश ऑथर्स में हमारे पास है पहले नंबर 1 विलियम शेक्सपियर है. सो आप लोग विलियम शेक्सपियर को ऑलरेडी जानते होंगे और अगर नहीं जानते देन लेट मी इंट्रोड्यूस. वो जो है इंतहाई मोस्ट इम्पोर्टेंट और फेमस राइटर है रेनेसांस का. सो हिज वर्क्स इंक्लूड हेमलेट,
इसमें हेमलेट होता है, प्रिंस हेमलेट होता है, उसके अलावा बाकी कैरेक्टर्स होते हैं, उसके फादर का कोस्ट होते हैं किंग हेमलेट का। सो ये सारी चीज़ जो है वो बाद में डिस्कस करेंगे ना। उसके बाद हमारे पास मैकबेथ है। You will know about the three witches of Macbeth and Lady Macbeth, the fourth witch. So this is also most important, and most MCQs came from the Macbeth and Hamlet. So Othello is another important work of विलियम शेक्सपियर। तकरीबन शेक्सपियर की जितने वर्क्स भी है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इस तरह हमारे पास जूलियस सीजर है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस है। सो सारे प्लेस जो है इंतहाई फेमस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं। वी विल डिस्कस देम लेटर। इसके अलावा हमारे पास क्रिस्टोफर मार्लो है। सो क्रिस्टोफर मार्लो जो है वो भी शेक्सपियर के में था, एंड ही वाज आल्सो फेमस, एंड हिज फेमस वर्क्स इंक्लूड डॉक्टर फास्टस, one of the most important play, and it's just a story of ambition and desire for knowledge, जहाँ पे डॉक्टर फास्टर जो है वो पावर जो है उसको पावर चाहिए होती है और वो जो है कुछ फैसले करता है जो बाद में उस पर बचताता है, लेकिन फिर वो जो है वो रिटर्न नहीं होते, बस जो हुआ होता है वो हुआ होता है। उसके बाद हमारे पास तीसरे जो है वो बेन जॉनसन है। बेन जॉनसन is also an important writer of that age. So his famous work is Walpole. So Walpole is a satirical play about greed. So इसमें भी greed को डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, तो जिस तरह मैंने हेमलेट को बताया, मैकबेथ का बताया या फास्टस का बताया या वॉल्पोन के जो प्ले है, वॉल्पोन जो प्ले है, तो सो ये सारे उसमें एक चीज़ इंतहाई आप कॉमन में देखिए, एंड दैट थिंग इज़ ह्यूमन नेचर, ह्यूमनिज्म। क्योंकि हेमलेट में भी हमें ह्यूमन साइकी मिलती है, मैकबेथ में भी हमें एम्बिशन और डिज़ायर ऑफ पावर की बात होती है। इस तरह ओथेलो में भी इंसान की वीकनेसेस जो होते हैं, मिसकंसेप्शंस, डॉक्टर फास्टस में भी उसकी डिज़ायर और एम्बिशन की बात होती है। और इस तरह बेन जॉनसन के प्ले वॉल्पोन में भी एक सैटिरिकल प्ले है जो उसमें ग्रीड को डिस्कस किया है। सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ ह्यूमनिज्म। जब भी आपको रेनेसांस के बारे में कोई फीचर्स पूछे, थ्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो ऑफ कोर्स एक ह्यूमनिज्म है, डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा है और सोनेट्स है, और इस तरह एक दूसरा जो है वो है हमारे पास रिवाइवल ऑफ क्लासिकल एंड ग्रीक वर्क्स। अच्छा, नंबर फोर्थ वन इज़ एडमंड स्पेंसर। सो ये भी इंग्लिश ही या इंग्लैंड का ही जो है वो आर्टिस्ट है। सो हिज फेमस वर्क इज़ द फेरी क्वीन। इट्स आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ दैट एज, एंड इट्स एन एपिक पोएम अबाउट वर्च्यू एंड मोरलिटी। अच्छा, ये एपिक पोएम है, और एपिक के बारे में आप लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो एपिक जो है वो लॉन्ग नैरेटिव पोएम है जिसमें ग्रैंड स्टाइल होता है, ग्रैंड थीम होते हैं, ग्रैंड कैरेक्टर्स होते हैं, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स होते हैं। आई विल डिस्कस इट लेटर, ओके। अदर यूरोपियन आर्टिस्ट जो है हमारे पास वो है माइकल डे मोंटेग्ने। सो इसका जो फेमस वर्क है वो एसेस है, एंड ही इज़ द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न एसे। दिस इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि वो है मॉडर्न एसे का। हु इज़ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न एसे? सो माइकल डे मोंटेग्ने। उसके बाद हमारे पास जो है डिज़ेरियस एरास्मस है, and his famous work is In Praise of Folly. It is a criticism of society and church. Okay, then we have another one, Thomas More. Thomas More जो है उसका famous work जो है वो यूटोपिया है, and it describes an ideal society जहाँ पे सब कुछ perfect हो, human perfect हो, conditions perfect हो, situations perfect हो। सो ये सारे जो राइटर्स है ये फेमस राइटर्स थे किसके? रेनेसांस के, और द एलिजाबेथन एज और द जैकोबियन एरा। उसके बाद हमारे पास है डिफरेंट वर्क्स ऑफ द रेनेसांस और द जैकोबियन एरा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक इट then please must subscribe my channel.
the literature mentor.